Hello friends, I Asutosh Shukla welcome you all to your channel Pharmacy Zone, and guys, today we will discuss about the pharmacokinetic models, which is part of unit 3rd of subject biopharmaceutics. As in last video we have discussed about the pharmacokinetic model, that what are the pharmacokinetic models and how many types of they are. We have discussed in the last video that pharmacokinetic models are of 3 types, and the first type is a compartment model, and we have also discussed about the compartment model in last video. So today we will discuss about the second type of pharmacokinetic model, which is physiological model. Let's start with and let's see that what are the physiological models are. These models are also known as physiologically based pharmacokinetic models. इन मॉडल्स को हम ये भी कहते हैं, ये मॉडल्स जो होते हैं हमारे जो फिजियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं, ये फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं. जैसा कि हमने ये कहा था कि जो हमारे कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं वो नॉट रियल नहीं होते हैं, वो हाइपोथेसिस के बेसिस पे डिज़ाइन किए गए मॉडल होते हैं. बट ये जो हमारे जो फिजियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं, इनकी जो डिज़ाइन होती है ये तो इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि ये फिजियोलॉजिकली बेस्ड मीन्स हमारी बॉडी को, जैसा हमारी बॉडी की डिज़ाइन होती है वैसी ही हम डिज़ाइन करते हैं फिजियोलॉजिकल मॉडल्स को. और इन फिजियोलॉजिकल मॉडल्स को PBPK मॉडल्स भी कहा जाता है. PB यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करेगा फिजियोलॉजिकल बेस्ड, एंड PK मीन्स फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स. मीन्स हम इसको जो फिजियोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जैसा कि इसके नाम में ही दिया हुआ है, ये हमारे फिजियोलॉजिकल मॉडल्स हैं. तो ये इस तरीके के मॉडल्स होंगे जो सेम एज फिजियोलॉजिकली डिज़ाइन किए जाएंगे, और इन फिजियोलॉजिकल मॉडल्स के थ्रू फिर हम फर्दर अपने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की एनालिसिस करेंगे. तो हमने ये देखा कि ये जो फिजियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं ये फिजियोलॉजिकली बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स में जो नंबर ऑफ इन मॉडल्स में जो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं वो मॉडल डिपेंड होते हैं डिस्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग. मीन्स किसी भी जो हमारे फिजियोलॉजिकल मॉडल हैं इसमें नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कितने होंगे ये डिपेंड करेगा उस ड्रग की डिस्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे. डिस्पोजिशन मीन्स कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन characteristics पे. और organs or tissues such as bones that have no drug penetration are excluded. मीन्स ऐसे organs या ऐसे tissues जहाँ पे drug penetration नहीं है, जहाँ पे drug हमारी penetrate नहीं कर सकती है, like as bone, उन ऐसे organs या ऐसे tissues को हम इन physiological model में include नहीं करेंगे, वो इस model से excluded रहेंगे. और tissues with similar perfusion properties are grouped into a single compartment. मीन्स यहाँ पे हम टिश्यूज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक रैपिडली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यू और एक स्लोली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यू. और इनके टिश्यूज़ के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम टिश्यूज़ के परफ्यूज़न प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखेंगे. फॉर एग्जांपल लंग्स, लीवर, ब्रेन एंड किडनी, इनको हम ग्रुप रैपिडली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यू के ग्रुप में रखेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RET से. ये हाईली वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, तो ये हमारी ड्रग मॉलिक्यूल से रैपिडली इक्विलिब्रेट हो जाते हैं, तो हम इसको रैपिडली इक्विलिब्रेटिंग ग्रुप में रखेंगे. एंड व्हाइल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़, जो मसल्स हमारे हैं और जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं जो कि स्लोली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यूज़ होते हैं, इनको हम अलग सेपरेट ग्रुप में रखेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे SET से. तो गाइस हमने देख लिया कि फिजियोलॉजिकल मॉडल्स जो होते हैं ये हमारे फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं, और इस मॉडल में कितने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इंक्लूड होंगे ये डिपेंड करेगा ड्रग के डिस्पोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे. और ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यूज़ जिनमें ड्रग पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है, जैसे कि बोन्स, वो इस कंपार्टमेंट से एक्सक्लूडेड होंगे. और टिश्यूज़
उनके ड्रग इक्विलिब्रेशन रेट के हिसाब से हम टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को इंडिविजुअल ग्रुप में रखेंगे। तो इसको उनके इक्विलिब्रेटिंग टिश्यूज़ के परफ्यूज़न रेट के हिसाब से, उसके परफ्यूज़न प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उनको दो कैटेगरीज में रखते हैं। फर्स्ट वन इज़ रैपिडली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ स्लोली इक्विलिब्रेटिंग टिश्यूज़। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि द रेट ऑफ ड्रग कैरीड टू अ टिश्यू और ऑर्गन और टिश्यू ड्रग अपटेक इज डिपेंडेंट अपॉन टू मेजर फैक्टर्स। मीन्स कि जो रेट होगा ड्रग का जिसके थ्रू हमारा ड्रग टिश्यूज़ में पहुंचती है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में या उस पर्टिकुलर टिश्यू में ब्लड फ्लो का रेट कैसा है, किस रेट से हमारा ब्लड उस ऑर्गन या उस पर्टिकुलर टिश्यू में फ्लो हो रहा है। एंड सेकेंड वन इज टिश्यू ब्लड पार्टीशन कॉफिशिएंट और डिफ्यूजन कॉफिशिएंट ऑफ ड्रग दैट गवर्न्स इस टिश्यू परमिबिलिटी। उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, उस पर्टिकुलर टिश्यू में उसका टिश्यू या टिश्यू और ब्लड पार्टीशन कॉफिशिएंट कैसा है, जिसके बेस पे हम उसकी परमिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में जो ड्रग अपटेक होगा वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू और उसके टिश्यू और ब्लड पार्टीशन कॉफिशिएंट या डिफ्यूजन कॉफिशिएंट पे। देन हमारे जो फिजियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं ये मेनली दो टाइप के होते हैं, और जो फर्स्ट टाइप है इसका ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल्स। तो ये देखते हैं ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल्स क्या होते हैं। ये इनके फिजियोलॉजिकल मॉडल्स के जो दोनों टाइप्स होते हैं, जो दूसरा टाइप है इसका वो है मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल। तो फर्स्ट वन हो गया आपका ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल। और इन दोनों मॉडल्स में जो मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन मॉडल है वो है आपका ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल। और ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल ये हमारा बेस्ड होता है बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट ड्रग मूवमेंट विद इन अ बॉडी रीजन इज मच मोर रैपिड than its rate of delivery to that region by the perfusing blood। Means जो हमारा ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल होता है ये इस एजम्पशंस पे बेस्ड होता है कि जो हमारा ड्रग मूवमेंट होता है विद इन द बॉडी, मीन्स जो ड्रग ब्लड के साथ वो जो वेरियस ऑर्गन्स वेरियस टिश्यूज़ में मूवमेंट होता है, वो जो वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है वो उसके किसी ऑर्गन या टिश्यू को परफ्यूज़ करने के रेट से ड्रग मूवमेंट का रेट ज़्यादा होता है। देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड एज परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल, इसीलिए हम इसको परफ्यूजन रेट लिमिटेड मॉडल भी कहते हैं। और ये जो हमारा एजम्पशन है, दिस एजम्पशन इज हाउएवर एप्लीकेबल ओनली टू द हाईली मेम्ब्रेन परमिएबल ड्रग। मीन्स ये जो हमारा ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल का जो एजम्पशन है ये एजम्पशन हमारे केवल हाईली मेम्ब्रेन परमिएबल ड्रग के लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे कि लो मॉलिक्यूलर वेट ड्रग रिलेटेड ड्रग, जो ऐसी ड्रग जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट हो, पुअरली आयनाइज एंड हाईली लिपोफिलिक ड्रग जैसा कि थियोपेंटाल, लिडोकैन एटसेट्रा। तो ये हमने देखा ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल के बारे में। नेक्स्ट है आपका जो सेकेंड टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल मॉडल इज मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल। मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल हमारा ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल के कंपैरिजन में ये एक मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल है एंड इट्स एप्लीकेबल टू हाईली पोलर आयनाइज्ड एंड चार्ज ड्रग इन विच केस the cell membrane act as a barrier for the drug that gradually permeates by diffusion। मीन्स ये हमारे जो मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल है ये एप्लीकेबल होगा हाईली पोलर ड्रग के लिए, आयनाइज्ड ड्रग के लिए और चार्ज ड्रग के लिए, जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हम ड्रग परमिएशन के लिए एज अ बैरियर काम करेगा। और इस मेम्ब्रेन परमिएशन रेट लिमिटेड मॉडल को हम डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल मॉडल्स किस तरीके के होते हैं, इनका क्या डिज़ाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में ये दिखाया गया है। फिजियोलॉजिकल मॉडल्स जो होते हैं मीन्स ये इनकी जो डिज़ाइन की जाती है ये सेम एज बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे वेरियस ऑर्गन्स दिखाए जा रहे हैं आपके, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, एडिपोज हो गया, किडनी, लीवर, गट।
और अगर हम किसी यहाँ पे देखते हैं, अगर हम कोई आईवी डोज देते हैं तो आईवी से द्वारा जो हमें ड्रग डोजिंग की जाती है वो डायरेक्ट वेनस ब्लड में पहुँचेगी, वेंस में पहुँचेगी, क्योंकि वेंस जो होती हैं ये क्लोज़र टू बॉडी सरफेस होती हैं। तो इसलिए जब हम आईवी देते हैं तो उसे हम बॉडी सरफेस पे अप्लाई, वेन से अप्लाई करते हैं, तो आईवी के द्वारा जो ड्रग डोजिंग की जाती है वो डायरेक्ट हमारे वेनस ब्लड में पहुंचती है, फिर वो वेनस ब्लड से होके पर्टिकुलर ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। क्यू जो यहाँ पे ये जो क्यू दिया हुआ है, क्यू रिप्रेजेंट करता है आपका ब्लड फ्लो टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। एंड देन सेकेंड, हम अगर ओरल के केस में देते हैं तो ओरल में हमारी ड्रग पहले आती है गट में, गट जो कि पार्ट होता, ये गट हमारा पार्ट होता है डाइजेस्टिव टाइप का, स्पेशली इंटेस्टाइन या स्टोमक का। तो गट में आने के बाद फिर हमारी ड्रग यहाँ से आपके पहुँचती है आर्टेरियल ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में से फिर ड्रग हमारी लीवर में पहुँचती है, एंड फर्दर वेरियस ऑर्गन्स में हमारी ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो लीवर है, लीवर से ही हमारे ड्रग का एलिमिनेशन भी होता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अगर हम ओरल डोजिंग करते हैं तो ड्रग हमारी गट पे पहुँचेगी, गट के बाद ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद ड्रग हमारी वेरियस ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये है आपका फिगर, या इसके हम कह सकते हैं, इससे हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमारे फिजियोलॉजिकल मॉडल्स किस तरीके के होते हैं। देन नेक्स्ट हम कंपार्टमेंट मॉडल और फिजियोलॉजिकल मॉडल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला जो है कंपार्टमेंट मॉडल जो होते हैं ये हाइपोथेटिकल या एम्पिरिकल अप्रोच होते हैं, नो रिलेशन विथ रियल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में। जो हाइपोथेटिकल हमारे कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं ये पूरी तरीके से हाइपोथेसिस पे बेस्ड होते हैं, इनका रियल फिजियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता है, या इनका रियल फिजियोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं होता है। वहीं पे जो फिजियोलॉजिकल मॉडल होते हैं ये रियलिस्टिक अप्रोच सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिक इंफॉर्मेशन। जो हमारे फिजियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं ये रियलिस्टिक अप्रोच होते हैं, क्योंकि ये बेस्ड होते हैं फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन के। देन नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस इस कंपार्टमेंट मॉडल जो हमारा होता है ये एक्सपेरिमेंटली सिंपल एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच एज फॉर एज डाटा कलेक्शन इज कंसर्न। मीन्स यहाँ पे ये जो हमारा कंपार्टमेंट मॉडल है ये एक्सपेरिमेंटली सिंपल होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। वहीं पे फिजियोलॉजिकल मॉडल जो होता है ये हमारा डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंटल सिंस एग्जॉस्टिव डाटा कलेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। ये एक्सपेरिमेंटली डिफ़िकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू कंपार्टमेंट मॉडल। हमारा फिजियोलॉजिकल मॉडल की जो प्रोसेसिंग है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्लीट डाटा कलेक्शंस की एक ज़रूरत होती है। तुमने दो डिफरेंस देखा। फर्स्ट वन इसकी हमारा कंपार्टमेंट मॉडल हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है, ये रियल फिजियोलॉजी से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। वहीं पे फिजियोलॉजिकल मॉडल्स जो होते हैं ये एनाटॉमी एंड बॉडी फिजियोलॉजी से रियलिस्टिक अप्रोच होते हैं। देन सेकेंड वन इज एक्सपेरिमेंटली कंपार्टमेंट मॉडल सिंपल एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच है, वहीं पे एक्सपेरिमेंटली फिजियोलॉजिकल मॉडल इज डिफिकल्ट। Then next, owing to its simplicity, it is widely used and it's often the first model. मीन्स कि चूँकि यह हमारा फिजियोलॉजिकल मॉडल जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली सिंपल एंड फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ये वाइडली यूज़ किया जाता है, और ये चॉइसेस में हमारा फर्स्ट मॉडल एज अ चॉइस ये हमारा फर्स्ट मॉडल चॉइस चूज़ किया जाता है, या हम इसे फर्स्ट मॉडल भी कहते हैं। वहीं पे फिजियोलॉजिकल मॉडल हमारा लेस कॉमनली यूज होता है, बिकॉज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमारा फिजियोलॉजिकल मॉडल लेस कॉमन मॉडल है। तो इस डिफरेंस से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपार्टमेंट मॉडल हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट मॉडल है और वाइडली यूज़ किए जाने वाला भी मॉडल है। देन कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स मल्टी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर कंप्यूटिंग। वहीं पे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा जो फिजियोलॉजिकल मॉडल होता है ये फर्स्ट लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, तो इसी यहाँ पे मैथमेटिकल जो आपकी ट्रीटमेंट होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। देन नेक्स्ट
यूज व्हेन देयर इज़ लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टिश्यूज़, जहाँ अगर किसी केस में हमारे पास टिश्यूज़ के रिगार्डिंग लिटिल कम इन्फॉर्मेशन भी है, तो वहाँ पे भी हम कंपार्टमेंट मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे हमारा फिजियोलॉजिकल मॉडल्स का यूज़ तब किया जाता है जब हमें टिश्यू की ड्रग कंसंट्रेशन और उसकी बाइंडिंग के बारे में जानकारी हो। एंड कंपार्टमेंट मॉडल जो हमारा होता है, इजी टू मॉनिटर टाइम कोर्स ऑफ ड्रग इन बॉडी विथ लिमिटेड डाटा। हम लिमिटेड डाटा के साथ, लिमिटेड डाटा जो हमारे पास जो होते हैं उनके साथ हम ड्रग के टाइम कोर्स को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपार्टमेंट मॉडल। वहीं पे हम एग्जॉस्टिव डाटा इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर टाइम कोर्स ऑफ ड्रग इन बॉडी। हम फिजियोलॉजिकल मॉडल्स के साथ ड्रग के टाइम कोर्स को पता करने के लिए हमें कंप्लीट डाटा, ऑल ओवर डाटास की ज़रूरत होती है। एक्सट्रापोलेशन फ्रॉम डाटा टू ह्यूमंस एंड वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे अगर हम कोई कंक्लूजन देना चाहें डाटा से ह्यूमन के लिए या ह्यूमन से मीन्स इनका वाइस वर्सा प्रोसेस, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। वहीं एक्सट्रापोलेशन ऑफ एनिमल डाटा टू ह्यूमन इज इजी ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। फिजियोलॉजिकल मॉडल में हम एनिमल डाटा से या ह्यूमंस के कंक्लूजन को दे सकते हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एडिमी कैन नॉट बी एक्सप्लेन। हम यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहीं पे हम यहाँ पे फिजियोलॉजिकल मॉडल्स में हम आसानी से एडीएमई को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑन ड्रग एडिमी कैन बी डिटरमाइंड। मीन्स फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स पे किसी भी ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वहीं पे हम इसकी पैथोलॉजी पे ड्रग एडिमी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम फिजियोलॉजिकल मॉडल्स में आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस के बारे में। नॉन कंपार्टमेंट मॉडल तुमने देख लिया, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हमारे उसके कंपार्टमेंट मॉडल एंड फिजियोलॉजिकल मॉडल में। देन हम देखते हैं जो फार्माकोकाइनेटिक डाटा के एनालिसिस के लिए हमारा नॉन मॉडल बेस्ड अप्रोच था या जिसे हम नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस कहते हैं, वो क्या होता है। नॉन कंपार्टमेंट जो हमारा मॉडल होता है, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल थिंक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ओनली होमोजीनियस कंपार्टमेंट। नॉन कंपार्टमेंट मॉडल का जो एजम्पशन है या जो हाइपोथेसिस है, इनके नॉन कंपार्टमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग या नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी होती है ये एक होमोजीनियस कंपार्टमेंट होती है। मीन्स ये बॉडी ऑल ओवर एक कंपार्टमेंट कंसीडर की जाती है एंड डज नॉट रिक्वायर एजम्पशन ऑफ सर्टेन कंपार्टमेंट मॉडल। यहाँ पे किसी कंपार्टमेंट मॉडल्स के एजम्पशंस की ज़रूरत नहीं होती है। देन बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट ड्रग आर मेटाबोलाइट फॉलो लीनियर काइनेटिक। यहाँ पे ये इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं या मेटाबोलाइट्स होते हैं ये लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। लीनियर काइनेटिक को फॉलो करने का मतलब कि यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन इन अदर टिश्यू। मीन्स कि ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारी ब्लड प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन होगी वही सेम कंसंट्रेशन होगी टिश्यूज़ में हमारे या पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शंस पे। एंड दैट द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिज्म। ड्रग का जो एलिमिनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमारी ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है उस बॉडी में या हमारे ब्लड में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके रेट ऑफ इल्यूमिनेशन के। और इन नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस को हम मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच भी कहते हैं। The next, the non-compartment approach based on statistical movement theory involves collection of experimental data following a single dose of a drug। मीन्स जो नॉन कंपार्टमेंट अप्रोच होता है ये हमारा स्टेटिस्टिकल मूवमेंट थ्योरी पे बेस्ड होता है। स्टेटिस्टिकल मूवमेंट क्या होता है, ये स्टेटिस्टिकल मूवमेंट्स आर पैरामीटर दैट डिस्क्राइब द टाइम कोर्स ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट। मीन्स ऑल ओवर ड्रग के टाइम कोर्स को ये डिटरमाइन करते हैं
वो ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल मूवमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे हम जो नॉन कंपार्टमेंट में जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं या एनालिसिस करते हैं, वो स्टडी बेस्ड होती है आपकी इंटरस्टिशियल मूवमेंट थ्योरी पे। और इस नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूला का MRT इज इक्वल टू AUMC डिवाइडेड बाई AUC। MRT हमारा जो होता है मीन रेजिडेंस टाइम होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एवरेज टाइम अ मॉलिक्यूल स्टेज इन बॉडी। मीन्स कोई मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में कितने टाइम तक के लिए रहा बॉडी में, उसको ये MRT हमारा रिप्रेजेंट करता है। देन AUMC इज एरिया अंडर फर्स्ट मूवमेंट कर्व। AUMC मीन्स टोटल एरिया अंडर फर्स्ट मूवमेंट कर्व। फर्स्ट मूवमेंट होता है मीन्स मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसे कह सकते हैं सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन AUC मीन्स एरिया अंडर द जीरो मूवमेंट कर्व। तो इस फॉर्मूले से हमें इस फॉर्मूले से फर्दर जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की हमें ज़रूरत होगी, उसको हम इन फॉर्मूले पे रख के नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में, जहाँ की हमने देखा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स क्या होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, उनके बारे में स्टडी की। आज हम लोगों ने फिजियोलॉजिकल मॉडल, देन फिजियोलॉजिकल मॉडल एंड कंपार्टमेंट मॉडल के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसकी स्टडी की, और उसके साथ साथ हम लोगों ने नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस को भी देखा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस फार्माकोकाइनेटिक मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस वीडियो की नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।